बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफी जटिल भाषा में लिखी होती हैं। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है। किताब में 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए मनी से जुड़ी कई बड़ी बातों को समझाया है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो बताती हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़िया, एक मजबूत कंपनी कैसे चुने, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करेंगे। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको बताती हैं कि पर्सनल फाइनेंस है क्या, ये क्यों जरूरी है और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसल एक अवार्ड विनिंग ऑथर, लेखक और स्तंभकार हैं। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसे को लेकर कुछ जमीनी चीजें सीखना और समझना चाहते हैं तो आप इस किताब को बेशक पढ़ सकते हैं। इस किताब से मिलने वाली कुछ 11 प्रमुख बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। चैप्टर 1, द ग्रेटेस्ट शोन ऑन अर्थ। जब लेखक मॉर्गन हाउसल कॉलेज में पढ़ते थे तब पैसे कमाने के लिए जॉब किया करते थे। जहाँ पर वो काम करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर वहाँ पर आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। 20 साल की उम्र में उसने सिर्फ वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवाया था। उस यंग मिलियनेयर ने कई सारी टेक कंपनीज को स्टार्ट किया और बाद में उसे बेच दिया। वो लड़का काफी सफल भी था, लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वो लड़का जहाँ भी जाता था वहाँ पर वो अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जिसके साथ भी बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो लड़का शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट्स देकर पास वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दुकानदार ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग लड़के ने उस सोने के सिक्के का क्या किया होगा? उसने वो सारे गोल्ड कॉइन्स पास वाले समुद्र में फेंक दिए और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर उन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो यंग मिलेनियर एक होटल में एक लैंप से टकरा गया। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने उससे कहा कि लैंप की कीमत $500 है। तो इस यंग लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर उस होटल के मैनेजर के मुंह पर मारे और कहा कि ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप अभी यह सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं है। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। लेकिन यह कहानी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही सच्ची कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के अंत में इस यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में उसने जो कुछ भी कमाया हुआ था वो सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़ के चले गए। अपने पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी को पढ़ते हैं। रोनाल्ड रीड एक दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की हुई थी। और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज स्कूल पहुंचने के लिए लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल तक उसने एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्हे में 20 सालों तक फ्लो की सफाई का काम किया। उसके बाद 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम का घर खरीद लिया। उसने वो घर $12,000 में खरीद लिया था और अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में ही गुजारी। रोनाल्ड रीड की शादी भी हुई, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 साल का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी।
उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसके मौत का। यह बात 2014 की थी। वो 92वें साल का था और उसके पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक हॉस्पिटल और एक बड़े लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया पर रोनाल्ड रीड सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलेनियर था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई भी लॉटरी नहीं जीती थी और न ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला हुआ था। रोनाल्ड सिर्फ अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसे को सेव करके उसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करता था। यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी निकाला नहीं था। उसने अपने सेविंग्स को सालों साल तक कंपाउंड किया हुआ था और उसके मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हुई थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक और रियल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। कहानी नंबर 3। अब नजर डालते हैं उस आदमी की ओर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। उसका नाम रिचर्ड फ्यूज था। वो एक एग्जीक्यूटिव था और उसने हार्वर्ड से MBA किया हुआ था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। उसका अंडर 40 सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। बड़े शहर में 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा बंगला था जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 2 गराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले के मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ का था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया हुआ था, लेकिन फिर उसके किस्मत ने करवट बदली, यानी कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रिचर्ड रातों रात फुटपाथ पे आ गया। इन दोनों यंग मिलेनियर्स यानी कि रोनाल्ड रीड और रिचर्ड जी की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहां रोनाल्ड जी जैसे लोग भी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे यह ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे का मनोविज्ञान समझने का तरीका यह है कि आप चाहे जहां से भी हो या जैसे भी हो, ऐसा आपका दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको ध्यान देने और अलर्ट रहने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई हम्बल नहीं होता है। चैप्टर 2 नो वंस क्राई। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं। लॉटरी टिकट का अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कंबाइन अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न अमीर, न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है, लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वो गरीब आदमी के लिए रैशनल और वाइज डिसीजन है। ऐसे उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है,
हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, ओकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन ले वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है। आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टांसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। नंबर 3, लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी सफलता में लक का बहुत ही बड़ा रोल होता है और ये हमारी लाइफ को काफी हद तक इफेक्ट भी करता है। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे, तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलेन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेकसाइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट एवंस की बात करते हैं। केंट एवंस बिल गेट्स और पॉल अला के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर केंट एवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते। लेकिन केंट एवंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट एवंस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट एवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट एवंस लाखों लोगों में से वह एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल ऑपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए वह सब सही रहे, तभी आप सफल हुए, आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल
फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे, इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी थिंक्स पॉजिटिव। आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने इस बुक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 नेवर इनफ। कट वॉनेगट और जोसेफ हेला दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कट ने जोसेफ को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी जग प्रसिद्ध नोवेल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। यह सुनकर जोसेफ ने कहा कि हाँ, यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा और वो है इनफ, यानी कि बहुत। इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के CEO बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपए प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वो करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सैटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है।
इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए तो अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। जोसेफ हेलर। I should have testified. I mean, to me it's very simple. You know, when I believe I didn't do anything wrong, I had nothing to hide. I should have just said whatever questions they had, I should have answered. Chapter 4 Confounding Compounding। आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जब यह किताब लिखी गई थी तब वॉरेन बफे जी की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी और जिसमें से 81.5 बिलियन डॉलर रकम उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए थे। वॉरेन बफे जी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने वे 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता और उनकी टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर ही होते, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। वॉरेन बफे इसीलिए सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसीलिए सफल और कामयाब है क्योंकि वे लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं। What's interesting about Buffett is everyone knows, A, he's a very good investor and he's very wealthy. That's what everyone knows about Warren Buffett. And if you dig into some of the numbers, that's all true, but it's a little bit more nuanced. And really what it is Buffett is a good investor, yes, but his secret is that he's been a good investor for 80 years. And the time that he's been investing for, the fact that he's 90 years old today and he's been investing full time since he was 10 is really what makes all the difference in the world. Because I point out in the book that 99% of Warren Buffett's net worth comes after his 50th birthday. It was accumulated after his 50th birthday. And 97% comes after his 65th birthday when he qualified for Social Security and could have retired. Now, this is so important because if Buffett was like a normal person who retired at age 60, you would have never heard of. Chapter number 5 Getting Rich बनाम Staying Rich। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफायती होना जरूरी है। जेसी लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। जेसी लिवरमोर का जन्म 1877 में हुआ और वो अपने टाइम का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडर था। जब दुनिया को पता ही नहीं था तब कि कोई भी ट्रेडर्स बन सकता है, उसने खुद को ट्रेडर के रूप में एस्टैब्लिश्ड कर लिया था। 30 साल की उम्र में लिवरमोर ने 100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। जेसी की फैमिली वॉरीड थी। जेसी के लिए ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में शेयर बाजार का मूल्य 1/3 से अधिक गिर गया। उनके परिवार ने मान लिया था कि जेसी का बाजार में बड़ा लॉस हो गया होगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सभी ट्रेडर्स का हुआ था। लेकिन जेसी वास्तव में व्यापार के जीतने वाले पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने उस सप्ताह में एक दिन में मुद्रास्फीति को $3 बिलियन कमाए थे, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य है। He became one of the richest men in the world in one of the worst months in stock market history. लिवरमोर ने एक शर्त लगाई थी, स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। बाकी सब ट्रेडर्स सोच रहे थे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ऊपर जाएंगे। बस फिर क्या था, लिवरमोर शर्त जीत गए। पर अब्राहम जर्मनस्की के साथ कुछ अलग हुआ था। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। अब्राहम 1920 के दौरान बिलियन बन चुका था। बाकी सब ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी एक बड़ी शर्त लगाई थी।
कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान अब्राहम गायब हो गया था। असल में उसने सुसाइड कर लिया था। अब जेसी की स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद लाइव में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उसके बाद भी रिस्क लिया था, उसके बाद भी शर्त लगाई और वो शर्त जीत भी गए थे, लेकिन उनके उसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो एक दिन शर्त हार गए और सारा पैसा डूब गया। उन्होंने 1933 में सुसाइड कर लिया था, यानी 4 साल बाद जेसी के साथ भी वही हुआ जो अब्राहम के साथ हुआ था। यहाँ जेसी और अब्राहम अमीर तो बन गए थे, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार नहीं रख पाए थे। अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वही अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचने और किफायती बनने की जरूरत है। इस बात को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर किफायती होने का मतलब यह नहीं है कि कंगालों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में ना पड़े। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा ठहरा देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता है और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की आवश्यकता है। यानी कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाए तो वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल थे और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज्यादा कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज्यादा सफल नहीं रहा और इसके वजह से वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन यह सब कुछ बदल गया जब वॉल्ट डिज्नी जी ने स्नो वाइट एंड 7 डोर्स को रिलीज किया। स्नो वाइट एंड 7 डोर्स के वजह से वॉल्ट डिज्नी जी ने सिर्फ 6 महीने में $8 मिलियन से भी ज्यादा कमाई की, जो कि कंपनी के अब तक की कुल संपत्ति से ज्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। चैप्टर 7 फ्रीडम। वेल्थ की सबसे अच्छी फार्म वो है जिसमें आप जो करना चाहे वो कर सके। एंगस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूं तो हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मनपसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो, तब भी आप इस काम से नफरत करने लग जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने हजारों बुजुर्ग का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज्यादा पैसे कमाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपनी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। चैप्टर 8 विनमैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं, तो आपके दिमाग में यह बातें नहीं आती कि वाव इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश यह गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते।
यहाँ मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रखकर देखेंगे तो आप खुद ऑनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपको आपके अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते तो लोग भी उनकी तारीफ करते और उन्हें ज्यादा पसंद करते। दोस्तों, विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी यह ऐसी चीजें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा रिस्पेक्टेड बनाती है। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ज्यादातर लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज्यादातर अपना पैसा अपनी महंगी गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है और कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य या अनसेबल होती है। ये ऐसे असेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है। रिच होना सिर्फ आपके कर्ट इनकम को दर्शाता है, वही वेल्दी होने का मतलब है आपकी कर्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सके। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्दी है। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफी आसान है और वे आसानी से दिख भी जाते हैं। वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। चैप्टर 10 सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग की जरूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके जरूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है, आपकी सेविंग्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि फायदा देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नई स्किल्स को सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल। आप एक रोबोट नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसीलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और यह ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने चांसेस को भी बढ़ाता है। जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हो तो ह्यूमिलिटी को फॉलो करें, और जब बुरी चीजें हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कंपैशन को फॉलो करें। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जी जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है।
जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं।